हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा, वेलकम टू द डायमंड कोचिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया है जूरिस्प्रूडेंस के। अब तक हमारे जो डिस्कशन है वो बेसिक डिस्कशन सारे हो चुके हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो बाकी प्रोविजंस जैसे कि प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज़, ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। जितने पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। ये हमारा 7th लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑनरशिप एंड पोजेशन। ठीक है, ये ऑनरशिप और पोजेशन, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि टाइटल का थोड़ा बहुत ओवरव्यू, क्योंकि उससे क्वेश्चंस मैंने अब तक देखे नहीं हैं जो भी प्रीवियस ईयर है, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो वो बेसिक क्वेश्चन है जो कि टीपीओ और कॉन्ट्रैक्ट और मतलब जैसे बाकी लॉज से डील करते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये क्लास मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने हमारा जूरिस्प्रूडेंस का पूरा लेक्चर देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है, आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, तो आप ज़रूर देखें उस लेक्चर को। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे ही अब एक तो ये पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, इसके अलावा अगर आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे यहाँ जो जुडिशरी का फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको जो भी नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आपको कॉल करना है। वहाँ कॉल करने के बाद आपको ये बताना है कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपने पहले अगर किया है तो टेस्ट सीरीज कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं। फाउंडेशन बैच वैसे ज्वाइन करना चाहिए। बाकी आगे की डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट करके और जो यहाँ के स्टाफ से उनसे कंफर्म कर सकते हो, या फिर कोचिंग विजिट कर सकते हो हमारे बारे में जो भी जानना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अगर इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑनरशिप की जब बात करते हैं तो हमारे पास मतलब ऑल टाइम अगर किसी भी प्रॉपर्टी की जब बात होती है तो उसमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये किसका है, मतलब दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू whom। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि ये प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है तो आप उससे क्या कर सकते हो, उसकी बाकी डिटेल्स को भी पता कर सकते हो, और आपको अगर वो प्रॉपर्टी चाहिए तो आप उसी पर्सन से ले सकते हो जिसके पास इसका ऑनरशिप है। तो जब हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो जूरिस्प्रूडेंस में ऑनरशिप एक लीगल ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट है। ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ऑनरशिप का जो कंसेप्ट है वो आपका स्टार्ट किया गया था रोमन्स में। ठीक है, रोमन्स थे, रोम में ये बात फर्स्ट टाइम आई कि प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी चीज कि प्रॉपर्टी बिलोंग किससे करती है। ठीक है, रोम है ये, तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं कि ये एक ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट है। ठीक है, परहैप्स जितने भी राइट्स हैं, जितनी लाइबिलिटीज है, वो क्या है, किस में इवॉल्व हो जाती हैं, किसी ना किसी पर्सन में आ जाती हैं एक जगह। और देखा जाए तो कुछ केस लॉज भी हैं, और ऑनरशिप एक तरह से सबसे बड़ा राइट माना जाता है किसी भी पर्सन का। जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट है विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है, बट ऑनरशिप जो है एक एब्सोल्यूट राइट माना जाता है। और यहाँ पे क्या है, एक सबसे ऑनरशिप सबसे बिगेस्ट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल है। और इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास फंडामेंटल राइट भी था कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट गारंटीड था बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट अभी वो लीगल राइट हो चुका है। और लीगल राइट होने के बावजूद अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप रखते हो, दिस मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ राइट्स अपॉन दैट प्रॉपर्टी। ओके, और इसके बाद ये है कि इन प्रॉपर्टीज को आप जैसे चाहे वैसे जो भी चीज़ें एक्सरसाइज करनी है, अपने राइट को फ्रीली एक्सरसाइज कर सकते हो। इन केस अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस वहाँ आते हैं तो उस पे भी आपको प्रिविलेज दिए गए हैं कि विथ योर कंसेंट आपके ऊपर वो जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जाएंगे, अदरवाइज वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगते हैं।
बस जो भी मतलब फी वगैरह प्रॉपर्टी का, लैंडमार्क, अगर कोई लैंड है तो उसकी रेवेन्यू पे करना होता है, बिल्डिंग है तो हाउस रेंट पे करना होता है, कई बार हाउस टैक्स पे करना पड़ता है, पर इन राइट से आपका जो ऑनरशिप का राइट है वो इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं ऑनरशिप जो है वो पोजीशन से रिलेट करता है। ऑनरशिप और पोजीशन दो सिमिलर एस्पेक्ट है, क्योंकि हम पहले क्या माना जाता था, अगर इंडिया की बात करें हम, रोमन्स के टाइम पे भी जब ऑनरशिप को डिसाइड किया गया था तो फर्स्ट टाइम यही था कि उन्होंने पोजीशन के बेसिस पे ही ऑनरशिप को ग्रांट किया। लेकिन जब इंडिया की बात करें, इंडिया जब इंडिपेंडेंस गेन किया तो उस टाइम पे क्या था कि हमें प्रॉपर्टी मिली 3 पार्ट्स में। एक ऐसी थी जिनके पास ऑलरेडी डीड मतलब टाइटल डीड था, ऑनरशिप डीड थी उनके पास कि ये प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है। दूसरी ये थी कि किसी के पास पोजीशन था तो उसे प्रॉपर्टी दी गई, उसे ऑनरशिप डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो प्रॉपर्टी दे दी गई। ठीक है, तो ऑनरशिप जो है वो डोमिनियन से डील करता है, विच मीन्स एब्सोल्यूट राइट टू थिंग्स, और पोजीशन जो है वो पोजेसिव से डील करता है, मतलब कि फिजिकल कंट्रोल। ऑनरशिप जो है आपको एब्सोल्यूट राइट देता है, जबकि पोजीशन आपका सिर्फ आपको कंट्रोल देता है, एक फिजिकल कंट्रोल देता है कि कैसे आप किसी भी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर पाओगे, दूसरे को वहां से निकाल पाओगे। ठीक है, ऑनरशिप में क्या क्या होती है? लिबर्टी होती है। लिबर्टी किस बात की है? लिबर्टी है कि आप किसी भी तरह से अपने प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। अब देखते हैं पावर किस बात का है, तो पावर जो है वो इस बात का है कि आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इम्यूनिटी दी गई है कुछ चीजों में कि आप उसे जिसे चाहो उसे सेल कर सकते हो, चाहो रिजर्व कर सकते हो, प्रिजर्व रख सकते हो, किसी भी तरह से। ठीक है, अब आते हैं, एक टर्म है ऑनरशिप ऑफ राइट। ठीक है, दो तरह से कहते हैं, ऑनरशिप ऑफ राइट एंड राइट ऑफ ऑनरशिप, दो अलग अलग चीजें हैं। देखो ये बात मैं इसमें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि अगर आपसे जब आप यूजीसी नेट का पेपर देते हो और उस टाइम पे क्या होता है, वहां पे आईपीआर भी पूछा जाता है, तो हम वहां पे पढ़ते हैं राइट ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, तो आपके पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है, तो वो अलग चीज है। प्रॉपर्टी राइट है मतलब ऑनरशिप ऑफ राइट है, किसी राइट पे आपका ऑनरशिप है, और एक है आपका राइट ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के ऊपर आपका राइट है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग थिंग है। जब हम लिखते हैं ऑनरशिप ऑफ राइट तो ये होता है आपका इनकॉर्पोरियल राइट्स पे, इनकॉर्पोरियल कह सकते हैं उन चीजों पे जो आपको दिख नहीं रही है, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज पे है, और राइट ऑफ ऑनरशिप जो है वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज पे लगता है, और इसे हम कॉर्पोरियल राइट्स भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, कुछ जुरिस्ट हैं जिन्होंने इसे डिफाइन किया ऑनरशिप को, और ये डिफिनेशंस आपको टू द पॉइंट याद रखने होते हैं, क्योंकि ये डिफिनेशंस ही डायरेक्टली पूछे जाते हैं, चाहे जुडिशरी को देखें या फिर, और जब आप आंसर के फॉर्मेट में भी अगर कहीं लिखना चाहते हो, ये आंसर फॉर्मेट वैसे जुडिशरी में थोड़ा कम है, झारखंड में ही केवल मेंस में आता है, बाकी जगह नहीं आता। तो ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन ने डिफाइन किया, जॉन ऑस्टिन डिफाइंड द ऑनरशिप एज अ राइट which avails against everyone who is subject to law, conferring the right to put things to the user of indefinite nature। ठीक है, जो यूजर है उसको अगेंस्ट एवरीवन मिल रहा है, मतलब कि जितने भी लोग हैं सबके अगेंस्ट आपको एक राइट मिल रहा है, और कैसा राइट दे रहा है, हु इज सब्जेक्ट टू लॉ कन्फरिंग, मतलब कि राइट टू पुट थिंग्स टू द यूजर ऑफ इनडेफिनिट नेचर। इनडेफिनिट नेचर से उसमें एक राइट हम जनरेट कर रहे हैं, जिससे वो क्या करेगा, फ्रीली अपने राइट को एक्सरसाइज कर पाएगा। इन्होंने दोबारा कहा कि ऑनरशिप जो है राइट इनडेफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूजर, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration। ठीक है, किन किन जगहों पे है? इनडेफिनिट है, एक इनडेफिनिट राइट है यूज करने में, अनरिस्ट्रिक्टेड है डिस्पोजिशन में,
अनलिमिटेड है ड्यूरेशन में, कितने टाइम तक ऑनरशिप होगा, ये चीज अनलिमिटेड है। 3 तरह के एट्रीब्यूट्स दिए इन्होंने, ये ऑस्टिन के दिए गए एट्रीब्यूट्स हैं, वो हैं, पहला इंडेफिनिट यूजर होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन होगा, अनलिमिटेड ड्यूरेशन होगा। एग्जाम में यही पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से क्या नहीं दिया गया था ऑस्टिन के द्वारा, तो आपको क्लियरली अब मेंशन हो गया, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं सामन ने इसे जब डिफाइन किया, तो सामन की डेफिनेशन बहुत ज्यादा ऑनरशिप में पूछी जाती है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। ऑनरशिप इन इट्स मोस्ट कंप्रिहेंसिव सिग्निफिकेंस डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड राइट दैट इज वेस्टेड इन हिम। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सिग्निफिकेशन है ये, और कैसे है कि जो डिनोट करता है रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड द राइट दैट इज वेस्टेड इन, एक इंडिविजुअल पर्सन है और एक राइट है जो उसके अंदर, मतलब कि मुझ में एक राइट जनरेट किया गया कि मेरे पास क्या है, इस पेन का ऑनरशिप है। ठीक है, तो जो राइट जनरेट किया गया है उसके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, ऑनरशिप है। ठीक है, दैट विच अ मैन ओज ओन इन दिस सेंस इज इन ऑल केस अ राइट। ठीक है, इन्होंने कुछ इंसिडेंट्स बताए ऑनरशिप के, वो ये है, ऑनर के पास पोजीशन का राइट होता है, वो एक्चुअल पोजीशन भी रख सकता है और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी रखा जा सकता है किसी भी प्रॉपर्टी पे। दूसरी बात इन्होंने कही कि यूज करने का राइट है, पहला पोजीशन, दूसरा यूज करने का राइट है, तीसरी बात क्या है कि ये कितने भी टाइम तक कैसे भी चाहे तो उसे कंज्यूम कर सकता है, उस पे चाहे वो खेती करे, उस पे चाहे वो घर बनाए, जो भी है वो कर सकता है। दूसरी चीज है, मतलब फोर्थ पॉइंट आपका है कि इनडिटर्मिनेट, मतलब इनडेफिनेट एक तरह से ड्यूरेशन, जितना भी टाइम चाहे उतने ड्यूरेशन तक रह सकता है। दूसरी चीज आपका है कि देखो राइट टू पॉजेस है, दूसरी चीज राइट टू यूज है जो भी उसने ओन किया है, फिर राइट टू कंज्यूम, कैरेक्टरिस्टिक इनडिटर्मिनेट इन ड्यूरेशन है। ठीक है, इसके बाद रेजिडरी कैरेक्टर का भी राइट होता है, कुछ रेजिडरी कैरेक्टर होते हैं जो ऑनर के पास होते हैं, जैसे गिफ्ट कर सकता है। दूसरी बात कि अगर वो चाहे तो उसमें कुछ यूज करना चाहे तो लीज कर ले, ऐसी चीजें भी उसके पास होती हैं। अब आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हॉलैंड की। हॉलैंड ने इसे डिफाइन किया था, डिफाइन करते हुए ऑनरशिप को कहा कि ऑनरशिप इज अ प्लीनरी कंट्रोल। इन्होंने 3 चीजों की बात की, ओवर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है प्रॉपर्टी, और इन्होंने 3 बातें कही, कैसे कैसे कि ऑनरशिप जो है वो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जनरेट करता है। कैसे, एक तो प्राइमरी सेंस में ये डिनोट करता है कि कंट्रोल, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मटेरियल कंट्रोल आपका, तो आप देखेंगे ये टर्म आपको पता होना चाहिए, जैसे मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल का मतलब कि आप किस तरह का कंट्रोल रख सकते हो, किसी को वहां से हटा सकते हो, किसी को वहां पे क्या कर सकते हो, ले आ सकते हो, जो भी मटेरियल कंट्रोल है आपका प्रॉपर्टी पे वो कर सकते हो। नेक्स्ट है सेकेंडरी एंड कन्वेंशनल सेंस में जब इन्होंने कहा तो कहा कि ऑनरशिप मींस कंट्रोल एग्रीगेट ऑफ राइट्स। ठीक है, जो भी राइट्स है उसके ऊपर एक कंट्रोल होगा। अब जैसे कन्वेंशनल सेंस में इसको इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास राइट टू पेटेंट है, राइट टू ट्रेडमार्क है, तो न्यू ट्रेडमार्क या फिर न्यू पेटेंट जनरेट करने का भी राइट आपके पास है। आपने कुछ जनरेट किया और उसमें से आप क्या कर सकते हो, चाहो तो उसमें कुछ भी नया कर सकते हो। थर्ड थिंग इन्होंने जो बताई वो ये है कि ऑनरशिप इम्प्लाइज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल दोज राइट वेस्टेड इन अ पर्सन विच ही कैन यूज अगेंस्ट अदर। ठीक है, वो सारे राइट जो उसमें वेस्ट किए गए हैं वो सब के सब वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, आगे पता चलेगा कि कैसे ये किसी के अगेंस्ट राइट है, मतलब कि ऑनरशिप एक ऐसा राइट है जो किसी न किसी के अगेंस्ट ही मिलता है क्योंकि हम इसे कंट्रोल करते हैं। तो हॉलैंड ने फिर से ऑनरशिप को वो किया, बताया कैसे कि ऑनरशिप कन्फर 3 काइंड ऑफ पावर ऑन द ऑनर्स, नेमली पोजेशन, enjoyment
एंड डिस्पोजिशन, ये बात आपको पता रखना है। 3 तरह के पावर दिया, पहला पोजीशन, दूसरा एंजॉयमेंट, तीसरा डिस्पोजिशन। पहले आप पोजेस करोगे, उसके बाद उसे एंजॉय करोगे। एंजॉयमेंट का मतलब होता है आप उसे कैसे यूज करते हो, डिस्पोजिशन का मतलब होता है आप उसे कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे, ट्रांसफर कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्विजिशन। ऑनर को मतलब ऑनरशिप मिलने का रास्ता क्या है, ठीक है। ऑनरशिप मिलने का जो रास्ता है वो 2 है। किस तरह से ऑनरशिप मिलता है? पहला, हम लॉ के थ्रू ऑनरशिप को ले सकते हैं। दूसरा, आप ऑनरशिप को ले सकते हो कैसे? अगर देखा जाए तो ऑनरशिप को हम ले सकते हैं किसी और एक्ट के थ्रू। जैसे पहला ऑपरेशन ऑफ लॉ है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में आपका गिफ्ट है, ट्रांसफर है, लीज है, मॉर्टगेज है, जो भी है। जैसे मॉर्टगेज और लीज से ऑनरशिप नहीं आता है बट प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो ये है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वहां से टीपीए से जैसे जो भी प्रोविजन दे रखे हैं वहां से गिफ्ट से ट्रांसफर हो सकती है प्रॉपर्टी। बाई रीजन ऑफ सम एक्ट और इवेंट, कुछ अलग एक्ट या इवेंट्स हैं जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी को गेन कर सकते हो। अब आते हैं ऑनरशिप जो है 2 तरह के राइट्स को देता है। पहला ओरिजिनल है और उसके बाद से डेरिवेटिव्स है, ठीक है। ओरिजिनल राइट्स की जब बात होती है तो आपके पास एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट ऑनरशिप होता है, और दूसरा एक्सटेंटिव ऑनरशिप होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब कि कंप्लीट, और जब एक्सटिंक्टिव का मतलब होता है तो मतलब कि कहीं से एक्सटिंग्विश किया गया है, कहीं से ले आया गया है। फिर आते हैं एसेशन, भी एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है। एसेशन के थ्रू भी प्रॉपर्टी को हम गेन करते हैं, ऑनरशिप को गेन करते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ ऑनरशिप, किस तरह का ऑनरशिप होता है। ये थोड़ा इजी है, मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस आपको एग्जाम में बताना होता है कि ये मतलब काइंड्स हैं या नहीं है, इससे ज्यादा नहीं आता है इसमें, इसीलिए मैंने इसे सिर्फ इतना ही लिखा। आपका कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, ठीक है। फिर आते हैं, आपका आता है नेक्स्ट है सोल ऑनरशिप होता है, को ऑनरशिप होता है, 2 से ज्यादा लोग सेम प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप रख सकते हैं। ट्रस्ट ऑनरशिप होता है एंड बेनिफिशियल ऑनरशिप। नेक्स्ट आते हैं लीगल, इक्विटेबल ऑनरशिप भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद वेस्टेड एंड कंटिंजेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वेस्टेड एंड कंटिंजेंट है, और इसमें डिफरेंशिएट करना आपको, वेस्टेड ट्रांसफर मतलब ऑनरशिप क्या होता है और कंटिंजेंट ऑनरशिप क्या होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो वेस्टेड ऑनरशिप ये होता है कि कंप्लीट आप में जो इन्वेस्ट कर दिया गया है। कंटिंजेंट का मतलब है कि ऑनरशिप आज दे दिया बट वो आप में इन्वेस्ट तब होगी जब वो कोई ना कोई टर्म या फिर कोई इवेंट जब तक होगा नहीं, ठीक है। या तो हो जाएगा या नहीं होगा, किसी ना किसी चीज पे कंटिंजेंट है, मतलब डिपेंडेंट है, उसके बाद ही आपका जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है पोजेशन, पढ़ते हैं। पोजेशन, मैंने पोजेशन ऑनरशिप के बाद बताया, इसके पीछे रीजन है कि आप पहले जान लो आपके पास क्या राइट है, फिर उसके बाद देखते हैं। पोजीशन जो है ऑनरशिप का प्राइमा फेसी एविडेंस होता है, ठीक है। जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन जो है वो कहाँ से आता है, आपका प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर हम ऑनरशिप को क्लेम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि हमारे पास पोजीशन है, ठीक है। क्योंकि टाइटल, डिस्प्यूट किस पे होता है? डिस्प्यूट अधिकतर टाइटल पे होता है कि कोई रियल ऑनरशिप है या नहीं है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से ऑनरशिप और ये मतलब डिफेक्टो रिलेशन, पोजीशन जो है, जैसे कि जब हमने ऑनरशिप की बात की तो वो जो है ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट था, बिल्कुल उसी तरह से ये एक डिफेक्टो रिलेशनशिप है इंसान का, मतलब ह्यूमन बीइंग, जो भी पर्सन उस पर ऑनरशिप रख रहा है या फिर पोजीशन रख रहा है उस पर्सन का प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। अब देखते हैं पोजीशन जो है देखा जाए तो रॉन्गफुली भी रखा जा सकता है। ऑनरशिप आप रॉन्गफुली नहीं रख सकते, पोजीशन को हम रॉन्गफुली भी रख सकते हैं, रॉन्गफुली रख सकते हैं। रॉन्गफुल पोजीशन भी आप वैलिड करा सकते हैं, जिसे हम एडवर्स पोजीशन कहते हैं। वो एक टाइम पीरियड के बाद आपका वैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है, उस पर डिक्लेरेशन कराई जा सकती है। तो इस वजह से पोजीशन एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे पोलक ने
जब ये लिखा, बुक लिखी जो जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल एसे, ये एक बुक है जो लिखी गई है पोलक के द्वारा, और उसके बाद उन्होंने कहा, इन्होंने ही बताया कि रॉन्गफुली पजेस किया जा सकता है और ये भी क्या है, राइट हो सकता है। पोजीशन क्या है, रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स है, किसी भी ह्यूमन बीइंग और किसी थिंग्स के बीच का रिलेशनशिप है। सामंत ने पोजीशन को डिफाइन किया कैसे, द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन इज अ डिफिकल्ट टू डिफाइन एज इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट। ठीक है, इन्होंने एक कन्फ्लिक्ट के वे में पोजीशन को डिफाइन किया और बताया कि ऑनरशिप जो है, पोजीशन जो है वो डिफिकल्ट टू डिफाइन है एंड एसेंशियल टू प्रोटेक्ट है। पोजीशन को प्रोटेक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पोजीशन रॉन्गफुल हुआ तो भी वो क्या हो सकता है, कन्वर्ट कराया जा सकता है लीगल में। अब आते हैं फ्रेडरिक पोलक, इन्होंने डिफाइन किया, अ मैन इज सेड टू बी इन पोजीशन ऑफ अ थिंग्स of which he has apparent control or from the use of which he has apparent power to exclude other। ठीक है, पोजीशन एक पावर जनरेट करता है जिससे क्या क्या किया जा सकता है, दूसरे किसी पर्सन को एक्सक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पोजीशन है पोलक के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग ये है कि एक एपरेंट कंट्रोल है किसी पर्सन का किसी प्रॉपर्टी पे, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, किसी को एक्सक्लूड कर सकता है, डिनाई कर सकता है उसका ऑनरशिप। ठीक है, फिर आते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एलेबोरेटली एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन। एक बी गंगाधर वर्सेस रामलिंगम का केस है जिसमें पोजीशन को डिफाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे डिफाइन किया तो इसने कहा कि ये जो है ऑनरशिप का सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट है। ऑनरशिप प्रूफ करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ऑनरशिप है ये। ठीक है, अब देखते हैं, इट इज डिफेक्टो एक्सरसाइज ऑफ क्लेम टू सर्टेन प्रॉपर्टी एंड डिफेक्टो काउंटर पार्ट ऑफ द ऑनरशिप। ऑनरशिप का काउंटर पार्ट है डिफेक्टो काउंटर पार्ट, और दूसरा क्या है, डिफेक्टो क्लेम है। अब आते हैं, पोजीशन ऑफ अ राइट इज डिफेक्टो रिलेशन टू कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज एंड एंजॉयमेंट एज अपोज टू डिजोरे रिलेशन ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप डिजोरे रिलेशन है क्योंकि वो डिक्लेयर किया गया है लीगली, जब तक डिक्लेरेशन नहीं होगा तब तक ऑनरशिप नहीं आएगा। तो पोजीशन इज द डिफेक्टो एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू अ सर्टेन प्रॉपर्टी। It is the external form in which claim normally manifest themselves. Possession is in fact what ownership in right enforceable at law to or over the things। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी पे क्या हम राइट क्लेम कर सकते हैं, कितना हम उसे पोजेस कर सकते हैं, कब हम उसे इन्फोर्स करा सकते हैं, ये बात जो है आपका क्या करता है, पोजीशन शो करता है। ये एक इस केस के थ्रू कहा गया है। ये केस कभी मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस पोजीशन को एक क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने वो किया। दो चीजें हैं पोजीशन, रोमन लॉ में पोजीशन जो है वो दो चीजों को एक साथ रखता था। ठीक है, यहाँ पे ये है, मतलब पोजीशन को दो डिफरेंट सेंस में यूज किया जाता है, पहला कॉर्पस और दूसरा एनिमस। ठीक है, कॉर्पस मतलब बॉडी होती है। ठीक है, तो बॉडी का मतलब एक तरह से फिजिकल कंट्रोल कह सकते हो, और दूसरा जो है उसका मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल। ये जो है अदर चीजें हैं और ये फिजिकल कंट्रोल है। यहाँ पे जो इन दोनों का मतलब है वो ये है कि आप क्या करो, एनिमस का मतलब होता है कि आप दूसरों को क्या कर सको, एक्सक्लूड कर सको, और कॉर्पस का मतलब होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी पे, अब आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी है। कॉर्पस ये है कि आप इस घर के अंदर, ये जो गेट है, इस गेट के अंदर किसी को नहीं आने दोगे, इसे सेफ रखोगे। ठीक है, अब आप जब किसी को डिनाई करोगे, जैसे ये जो पर्सन है इसे आप डिनाई कर रहे हो, इसे इससे बाहर, इस ऑरा से बाहर ले आने के लिए जो आपको पावर चाहिए होगी वो होती है एनिमस। ठीक है, इंटेंशन। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पोजीशन है। यहाँ पे
मतलब पोजीशन को बहुत सारे केस लॉज के थ्रू भी डिफाइन किया गया है। तो पोजीशन जो है वो कितने तरह का होता है, ये बात है आपकी। ये पूछा जाता है कि कितने पार्ट्स में हम पोजीशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका है कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल हो सकता है, मीडिएट एंड इमीडिएट पोजीशन हो सकते हैं, क्वासी पोजीशन हो सकता है। ठीक है, क्वासी पोजीशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा जो लगेगा कि पोजीशन है कंप्लीट। दूसरा कॉन्करेंट पोजीशन, एक साथ चल रहा है। डुप्लीकेट पोजीशन भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, एडवर्स पोजीशन। ठीक है, तो इसमें आपका जो पूछा जाने वाला है वो है एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आज ही आपने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। तो आपने जब डिनाई किया इस प्रॉपर्टी को कि आप कोई दूसरा उसके पोजीशन में है और उसकी पोजीशन जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन जनरेट हुआ, जिस दिन से कन्फ्लिक्ट में आया, उस दिन से अगर वो सामने वाला पोजीशन रखता है तो उस दिन से उसका एडवर्स पोजीशन हो जाएगा। और वो एडवर्स पोजीशन कितने टाइम तक, तो लगभग 12 ईयर तक अगर वो रखता है उस पे पोजीशन, तो हम कहेंगे कि उसका एडवर्स पोजीशन था और वो एब्सोल्यूट ऑनरशिप में कन्वर्ट करा सकता है, डिक्लेरेशन करा सकता है प्रूफ के बाद। ठीक है, अब आता है पोजीशन को हम कैसे ले सकते हैं। पोजीशन आपका बाय टेकिंग, दूसरा डिलीवरी से आ सकता है। ठीक है, पहला खुद ले लो, दूसरा डिलीवरी किसी से हो जाए, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू जो पोजीशन मिलता है वो है इनहेरिटेंस, और दूसरा आपका प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऑर्डर के थ्रू आपका प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। फिर आते हैं, एक डॉक्ट्राइन है जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ जस्ट टर्टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो डॉक्ट्राइन है पूछा तो नहीं गया है पर पूछा जा सकता है, क्योंकि जब जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे, मतलब कुछ डॉक्ट्राइन, कुछ लीगल टर्म, कुछ लीगल मैगजीन्स, ये सब भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों में से जितने भी लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उन सब लोगों से कहना है कि अपने तैयारी को थोड़ा सीरियसली करें और उसके बाद से क्या करें कि अगर आप चाहते हैं तो आपको सोर्सेज यूज़ करने चाहिए अगर अवेलेबल है तो। जैसे कि ये क्लास अगर फ्री में अवेलेबल है तो आपको देखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सही सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है ये तो थोड़ा फिर भी ठीक है कि आपके पास बुक है, पर क्या नहीं पढ़ना है बहुत कुछ है। फाइनल सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि क्या छोड़ना है। ठीक है, क्या छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि आप सब लेके चलोगे तो काफ़ी बर्डन लेके चलोगे और उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए कि आप कैसे सोल्यूशन ढूंढोगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, लिमिटेड कंटेंट पढ़ने होते हैं, पूरा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, अब आते हैं, इस टर्म का मतलब है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है पोजीशन में, इंटरफेयर कर रहा है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में। जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है, ए की प्रॉपर्टी है, ए का पोजीशन है, बी है, और कोई सी है जो क्या कर रहा है, इसके पोजीशन में इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, सूट ले आ रहा है। ठीक है, सूट फाइल कर रहा है कि मुझे पोजीशन चाहिए। तो इस केस में जो डिफेंडेंट है वो इस बात का मतलब वो नहीं, क्लेम नहीं कर सकता है कि इसके पास पोजीशन नहीं था, लेकिन जो थर्ड पर्सन होगा वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर टाइटल है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसने क्लेम किया इसके ऊपर और कहता है कि यहाँ पे इसका क्लेम मतलब टाइटल नहीं है, जो पोजीशन में है उसका टाइटल नहीं है, जबकि यहाँ पे बी जो है ये ऑनर है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता है, बस यही बात है। और यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी गई हैं जब ये जस्ट टर्टी जो है वो एज अ डिफेंस एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मतलब लिया जा सकता है, कब नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंस कौन ले रहा था, डिफेंस जो है जिसने क्लेम किया था वही ले रहा था कि इस पे ऑनरशिप दूसरे का है।
तो यहाँ पे जो डिफेंस है वो कम नहीं लेगा कि व्हेन द डिफेंडेंट डिफेंड द एक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ और बाय ऑथराइजेशन ऑफ ट्रू ऑनर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ट्रू ऑनर से उसके पास ऑथराइजेशन है। दूसरी, व्हेन ही कमिटेड एक्ट कंप्लेन्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द ट्रू ऑनर, ठीक है। दूसरा, व्हेन ही हैज ऑलरेडी मेड सेटिस्फैक्शन बाय रिटर्निंग द प्रॉपर्टी टू द ट्रू ऑनर। यहाँ पे ये 3 सिचुएशन हैं जिसमें ये डॉक्ट्राइन जो है वो नहीं लगेगा। आज हमारा यहीं इसी के साथ कुछ जितने भी जो भी पॉइंट्स पूछे जाते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के, ये सारे के सारे पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा अगर किसी पॉइंट्स पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो मुझे, ताकि मैं उस पॉइंट्स पे आगे कंटेंट बना सकूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं आगे किसी और टॉपिक के साथ।